नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन, एमडीएस पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री फ्रॉम पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर महालक्ष्मी नगर। आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग और उनके कंट्रीब्यूशन पे, रिगार्डिंग द फेशियल डेवलपमेंट एंड द टंग पोस्चर। डियर पेरेंट्स, हम ये चीज रिसर्चर से जान चुके हैं कि टंग अब हमारी ग्रोथ का एपिसेंटर है और ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। सो टंग का पोस्चर और फेस का डेवलपमेंट एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हम डे वन से ही कंसिडर करते हैं। आइडियली देखें तो इंट्रायूटेराइन लाइफ के स्कैन से ही ये चीजें फॉलो अप होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और फीटल मेडिसिन पर्सन्स। बट चूंकि प्रैक्टिकली अभी हम देखते हैं, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द डे वन, जहाँ पे हम बहुत सारी टीथर्ड ओरल कंडीशंस देखते हैं, डिफिकल्टीज देखते हैं। पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स कंटिन्यूअसली सपोर्ट करता है लैक्टेशन कंसल्टेंट्स को, नर्सिंग मदर्स को, सो दैट कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से नॉर्मली स्टैब्लिश हो, और कोई भी ऐसा कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जैसे कि टीथर्ड ओरल टिश्यू है जहाँ पे लिप टाई, टंग टाई और भी चीजों की बात करते हैं हम लोग, तो वो चीजें इसमें बैरियर ना बने। आज का जो डिस्कशन है मेनली फोकस करता है फेस डेवलपमेंट के ऊपर और टंग की पॉस्चर। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, और बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जब हम ग्रोइंग चिल्ड्रंस में देखते हैं कि ये सारी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोस्पेक्टिवली देखें, जब डेंटिस्ट्री में हम बच्चों को एनकाउंटर करते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, मेनली कंप्लेंट होती है, सर दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, दांत बाहर निकले हैं, इसके दांत देखो कैसे हो रहे हैं, जबड़ा बाहर आ रहा है। तो ये सारी जो इंटरवेंशंस है, माल अक्लूजन्स है, फेशियल डिफॉर्मिटीज है, या इनको बोलेंगे क्रेनियो फेशियल डिसफंक्शंस, जिसकी वजह से हमारे फेस की ग्रोथ पे असर पड़ा, मसल्स टोन पे असर पड़ा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हुआ, क्रेनियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को हमने डिस्टर्ब किया, हमने स्वेलिंग, हमने ब्रीदिंग, हमने च्यूइंग, इन सब चीजों को डिस्टर्ब रखा। तो ये सबको प्रिवेंशन करते हुए जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो डे वन से बच्चों की स्क्रीनिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग, अर्ली डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, इनके ऊपर काम करें। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन है हमारे फेस और जबड़ों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। डियर पेरेंट्स, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट उसे सारे एब्गार स्कोर देखने के बाद सबसे पहले फर्स्ट आवर के अंदर उसको फीड देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बच्चे का हक है, और हम बड़े खुशी से कह सकते हैं कि पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक से हम ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को आगे लाए हैं। डियर पेरेंट्स, हम लोग बहुत सारी जगह पे इन चीजों को देख रहे हैं जहाँ पे कि फीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं, फॉर्मूला फीडिंग के ऊपर बच्चे आ जाते हैं, बॉटल फीडिंग के ऊपर बच्चे आ जाते हैं। ये उनके साथ जस्टिस नहीं है। बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, हमें उन्हें जल्दी ओरल एग्जामिनेशन करना चाहिए। जैसे कि ब्राजील एक सबसे पहला देश है जहाँ पे कि ये मैंडेटरी किया गया है कि हर बच्चे का डिलीवरी रूम के बाहर और डिस्चार्ज से पहले ओरल एग्जामिनेशन होना चाहिए। स्पेशली उसकी टंग के फ्री मूवमेंट्स के बारे में होना चाहिए, लिप के फ्री मूवमेंट्स के बारे में होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला हमारा फंक्शन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग, वो सही से पेटेंट होना चाहिए, प्रॉपर लेचिंग होना चाहिए, प्रॉपर फीडिंग होना चाहिए। तो बात कहाँ से आती, बात आती फीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, ब्रीथ एंड फीड। तो ब्रीथ सबसे पहले डॉक्टर चेक करता है, एज ए पीडियाट्रिशियन वहां पे सारी चीजें देखी जाती, फीडिंग के बारे में देखी जाती, प्रॉपर लैच के बारे में देखी जाती है। अगर आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं और डिफिकल्टी फील कर रहे हैं बच्चों को फीड कराने में, तो जरूर जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके बारे में और जानकारी हमसे लीजिए, अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू टू प्रिजर्व, टू मेंटेन द नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम लर्निंग लेंगे। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हजारों साल के इवोल्यूशन में हमने देखा कि फीडिंग हमारा बदला है ना। हर बच्चा सबसे पहले चबाने के लिए उसके पास टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले एक लिक्विड फीड लेगा। इसीलिए ब्रेस्ट मेमेलियंस हम जो हैं उनको सबसे पहले मिल्क हम ले सकते हैं फीड के लिए। तो फीड लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारे एनिमल्स भी यही करते हैं।
जब हम बहुत पहले की बात करें, जहाँ पे हम 20,000 साल की पहले की बात करें, या बहुत ज्यादा नहीं तो 200-300 साल पहले की बात करें, हर लेडी बच्चों को अच्छे से फीड कराती थी, लंबे समय तक फीड कराती थी। मे बी 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी फीडिंग होती थी। तो डब्ल्यूएचओ का भी कहना है कि 2 साल तक तो फीड होना चाहिए, 6 मंथ एक्सक्लूसिव फीड होना चाहिए, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री डाइट शुरू होना चाहिए। हम उस पर भी बात करेंगे एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कि कैसे वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे फेस ग्रोथ और टंग पॉस्चर के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के कंसेप्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देती है। हम हर वो मदर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो मोटिवेटेड हो, कोई डिफिकल्टी हो रही है तो लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करें, लेकिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग का हक है, उन्हें फीड कराएं। हमारी तरफ से 2 से 3 साल तक फीड कराएं, 1 साल के बाद नाइट टाइम या ऑन डिमांड फीडिंग के बारे में बात करें, क्यों उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, दिन में 1-2 बार तो फीड 3 साल की एज तक होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये फीडिंग का जो पैटर्न है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी मायोफंक्शनल एक्सरसाइज है। ये बच्चे की ग्रोथ एंड फेस को भी सपोर्ट करती है, उसे प्रॉपर शेप में लाने के लिए सपोर्ट करती है। ये हमारे एयरवेज को भी पैटर्न बनाती है, जिससे कि हमें ब्रीदिंग पैटर्न हमें सही से डेवलप हो। 2 साल के बाद बच्चा स्वेलोइंग, सकलिंग छोड़ के स्वेलोइंग सीखता है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम फीडिंग की बात करते हैं और हम उसको कोरिलेट करते हैं फेशियल डेवलपमेंट के साथ, तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करूँ कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना ही इसको, जॉ को, जबड़े को सही नहीं डेवलप कराने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट की बात करते हैं हम लोग, जब 6 महीने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा दिनों तक उन्हें वो सॉफ्ट डाइट देते हैं, या प्रोसेस फूड देते हैं, या फॉर्मूला फीड देते हैं, प्यूरे फॉर्म में देते हैं। हम उनकी कंसिस्टेंसी बदलते ही नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चा धीरे धीरे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सीखता है, मसल्स और जॉ मूवमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सीखता है, टंग मूवमेंट्स के बारे में सीखता है। तो जब वो फीड करता है तो वो एंटीरियो पोस्टीरियर, आगे पीछे टंग मूवमेंट्स ही कर पाता है, बट जब हम उसे चीविंग करने के लिए देते हैं तो वो लेटरल टंग मूवमेंट्स भी करता है। लेटरल टंग मूवमेंट स्टैब्लिश होना बाय द एज ऑफ 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट। फीडिंग की बात करें तो एक बच्चा नॉर्मली अपने लिमिट में फैमिली मिल ले सकता है एट द एज ऑफ 1 ईयर। उसे आप बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड ना करें कि वो चबा नहीं पाएगा, वो खा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट डाइट का भी बड़ा रोल है, और एलर्जेंस का भी बड़ा रोल है। तो यहाँ मैं 2-3 चीजें एडिशनली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ये ना लगे कि हमने ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाया या नहीं कराया, यही इसका एक कारण। लॉट्स ऑफ मल्टी फैक्टर्स है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से सारी चीजें जुड़ी हुई है। बहुत सारी चीजों से मिलके ये इम्पैक्ट्स हम देखते हैं बीइंग ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। और ये जद्दोजहद इसीलिए की जा रही है, ये अवेयरनेस वीडियो भी इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, कि ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है उस चीज को अर्ली डायग्नोज कर। मजा तब है जब उसको हम अर्ली डायग्नोज करें, उसको प्रॉम्प्ट इंटरवेंट करें और उसको रिस्टोर करें। और भी ज्यादा अच्छा ये है कि हम इन चीजों को समझें। स्टडीज जो हमारे सामने आई है, जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, जो रिसर्चेस हमारे सीनियर्स ने करी हुई है, जिनके आर्टिकल्स पब्लिश करके हम लोग अपने प्रैक्टिस में पढ़ते हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, स्क्रीनिंग टूल्स बनाना, जैसे कि हम न्यूबॉर्न्स को स्क्रीन कर रहे हैं राइट फ्रॉम द डे 1, है ना। ऐसे बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट हमको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हम इमीडिएटली कई बार लेबर रूम में भी जाके अपने आप ओरल एग्जामिनेशन देखते हैं, स्पेशली नेटल टीथ और टंग टाई, लिप टाई से रिलेटेड। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स को हम लोग देखते हैं, वो हमें अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए करी जा रही, बताई जा रही है इस वीडियो के माध्यम से, कि हम अब साइंस और एविडेंस बेस्ड चीजों को देखते हुए, और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स 2009 से अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश किए हुए हैं। वो लगा है, हम लोग लगे हैं इसी चीज को बनाने में कि हम अर्ली इंटरवेंशन पे काम करें। तो जब जबड़ों के टेढ़े मेढ़े होने की बात, समस्या आती है, और हम वायर्स और क्लिप्स लगाने की बात करते हैं, हमें राय मिलती है कि सारे पक्के दांत आ जाने दीजिए तब हम करेंगे। अरे हम तो यहाँ ये बात करने के लिए आज इस डिस्कशन में है कि दांत आने से पहले ही हम उन चीजों को देखें, समझें, ताकि उन फंक्शंस को हम, उन डिसफंक्शंस को हम अर्ली डायग्नोज करें, और जो कि हमें लीड कर रहे हैं। देखिए, हम हर चीज गलती करके सीखें ऐसा तो जरूरी नहीं है, और ये हमारे बच्चों के
भाग्य को भी हम ऐसे ना बनाए कि हर चीज को हम बिगाड़ के सुधारें। जी, हमें बिल्कुल लर्न करना चाहिए कि जहाँ कोई चीज हमारे सामने आई है जिससे कि हम चीजों को सीख सकते हैं, एविडेंसेस है, स्क्रीनिंग टूल्स है, गाइडलाइंस है, दुनिया भर की एजेंसीज लगी हुई है, बड़े बड़े रिसर्चेस लगे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम लर्न करते हैं, डेली लर्निंग कर रहे हैं, आज भी लर्निंग कर रहे हैं। ये सारी चीज मैं अपने पेशेंट्स तक ले जाना चाह रहा हूँ और इन चीजों को हम अर्ली डायग्नोसिस पे लाएं। पेरेंट्स से अपील है कि डे वन से वो जुड़े, बच्चे के पीडियाट्रिक डेंटल से बात करें। पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक बहुत ही अच्छे से सपोर्टिंग है। फर्स्ट टीथ के नाम से प्रोग्राम है जिसमें कि हम दांत आने से पहले ही उनके बारे में बहुत सारी बातें कर लेते हैं। तो बात आती है फैक्टर्स की, तो हमने 2-3 फैक्टर्स एडिशनली डिस्कस करें एज ए डिस्क्लेमर कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही इसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं है। धीरे धीरे हम इस सेशन में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से या इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराने से हमारे फेस और टंग की पॉस्चर पे क्या क्या फर्क पड़ता है। और बहुत सारे वीडियोस हमने पहले बात करी जिसमें कि टंग की पॉस्चर और उसके इम्पैक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या है, उन सब के बारे में हमने बात करी। वो भी आप डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। फीडिंग की ही बात को और हम अगर लें तो जैसे कि हम देखते हैं कि शुरुआत में इंसान बहुत छोटे छोटे कबीलों में रहा, हजारों साल सैकड़ों साल पहले। उसने अपने आप को सीमित दायरे में रखा, वहां जो चीजें मिलती थी उस हैबिटेट उस क्लाइमेट के हिसाब से जो चीजें मिलती थी वही उन्होंने यूज करी। प्रोसेस्ड फूड नहीं था, कुक फूड करने की बात नहीं थी, जो भी जंगली जिस फल जैसा मिला, वेजिटेटिव मिला, एनिमल मीट मिला, वो वैसे ही खाया गया। तो कई बार ऐसे भी स्टोरीज हैं जहाँ पे कि मदर बच्चे के लिए खाना च्यू करके फिर उसको खिलाती, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स करते हैं। वो दाना चुन के लाते हैं और फिर बच्चों के मुंह में दाना डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती। कहने की बात ये है कि जैसे जैसे हमने सिविलाइजेशन के साथ हमारी डाइवर्सिटीज बदली, हमने हमारे रहन सहन का तरीका बदला, हमने हमारे स्पेशली खान पीन का तरीका बदला, तो हमारी जो फंक्शन, जो चीविंग पैटर्न, जो टंग मूवमेंट्स है वो भी हमारे बदलते गए। अब जैसे एनिमल्स को ही देख लीजिए, जैसे हम कहीं भी एनिमल्स को देखते हैं, जू में हम हिरण का झुंड देखते हैं, तो हमें बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको फेस से पहचान कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा, क्योंकि हमें तो सब एक जैसे दिखते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन सभी का एक जैसा है आज, है ना। ऐसी एनिमल स्टडीज भी हुई है जहाँ पे कुछ एनिमल्स को अलग रखा गया, उन पे खाने सॉफ्ट फूड उनको दिया गया है। लेकिन जो चेंजेस इंसान ने हजारों सैकड़ों सालों में देखे हैं वो हम 10-20-25 साल में नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इसका सिग्निफिकेंस जरूर है और ये सारी बातें एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्चेस में अब पुख्ता और ये एस्टेब्लिश्ड है। तो डाइट का बड़ा रोल है। ये चीजें जरूर है कि हमने जो, अब बच्चों को हम चबाने दें, उनको हमारे मसल्स को यूज करने दें। हम मसल्स को यूज नहीं करेंगे तो वो फ्लैसिड हो जाएंगी, वो ढीली हो जाएंगी, हमारा पूरा जॉ सही से होल्ड नहीं हो पाएगा और हमारी हर चीज उसके साथ जुड़ी हुई है। एयरवेज है, फूड वेज है, ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी, इवन आई साइट्स के बारे में भी अब तो रिसर्चेस आ रही हैं कि हाँ, अगर सही से हमारा टंग पॉस्चर, हेड पॉस्चर, नेक पॉस्चर नहीं है तो आई साइट और आई वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट के ऊपर भी ये बातें हो रही है। वीनस पुलिंग दिख रही है बच्चों को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जल्दी एजेस में दिख रही है, माइग्रेन दिख रहे हैं, फेशिया की बात होती है, वो भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बात रखना चाहता हूँ कि एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जब हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं तो हमें उसका जो सार है वो लेना है। सार सिंपल है, अर्ली स्क्रीनिंग टूल्स। जैसे ही बच्चा आपके यहाँ आता है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपको एक बार पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक में जरूर बात करनी चाहिए। हमारी सोशल हैंडल्स को देखिए, सभी जगह आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल्स और ये सारी मिलती जाएंगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे लिए प्रीशियस है और हमारे एक या दो ही बच्चे हैं अब। तो कंसेप्ट भी वैसा ही है और अब हम समझदार और जागरूक हैं और पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स आपके हमेशा साथ में। तीसरी हम बात लेते हैं एलर्जेंस की। जो हवा हमारे आसपास है उसकी शुद्धता की। अभी बड़ी बातें हो रही है कि हवा शुद्ध नहीं है, वायरस बैक्टीरिया हवा में हमें ट्रांसमिट होकर इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो जब यही चीजें हमारे बच्चों को मिलती है विद द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूटेंट्स के बढ़ते हुए, हमने हमारे आप को बंद हमने अपने आप को बंद कमरों में बंद कर लिया है। हमने एसीज का इस्तेमाल किया, हमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा हैबिटेट हमारा छोटा कर लिया। अब इस कंजेस्टेड जगह में इतने सारे एलर्जेंस होते हैं, सैकड़ों एलर्जेंस होते हैं एक बंद कमरे में।
अब वो सारी चीजें हमारे बच्चों पे और हम पे असर करते हैं। देखते हैं बहुत छोटे समय में, करीबन 25-50 साल के अंतराल में काफी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बनी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बनी है। लोग बहुत अच्छे से हाफने लग जाते हैं जरा सी एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये इम्पैक्ट है इन सब चीजों में। क्या होता है कि जब स्पेशली बच्चा एक्सपोज होता है जल्दी, तो 90% केसेस में पेरेंट्स, जब हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं और जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उसमें जब भी हम बात करते हैं, तो पेरेंट्स जरूर ये बात बोलते हैं कि हाँ, जब ये छोटे थे, 1-1.5 साल 2 साल से छोटे थे, तो इनकी नाक बड़ी ठसी हुई रहती थी, इनको बार बार सर्दी हो जाती थी। उसके बहुत सारे कारण है, कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, प्रीमेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के अगर एयर की क्वालिटी और एलर्जेंस की बात करें तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पेशली क्या होता है, एलर्जेंस हमारी बॉडी में इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली टॉन्सिल्स और सारे कैस्केड्स को शुरू करते हैं। मुकस सिक्रीशन बढ़ता है, मुकस सिक्रीशन एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। हमारे साइनसेस फिल्ड हो जाते हैं, साइनसेस फिल्ड हो जाते हैं तो हमारी नेजल ब्लॉकेज हो जाती है। मे बी वो परसिस्टेंट ना हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हो, लेकिन तब तक तो हम कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म हमारा शुरू कर चुके होते हैं, और दैट इज ब्रीदिंग थ्रू माउथ। सबसे डेंजरस जो बात होती है वो ये कि हम हैबिचुअल माउथ ब्रीदर बन जाते हैं। फिर भले ही प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाए, हमने इम्यूनिटी डेवलप कर ली हो और कंजेशन वगैरह नहीं रहे, बट माउथ ब्रीदिंग हमारी परसिस्टेंट रह जाती है। मे बी कॉम्पनसेटरी फॉर्म में, मे बी हैबिचुअल फॉर्म में, मे बी 100% ब्रीदिंग या पार्शियल ओरल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के, ओरल ब्रीदिंग के हमने पहले भी अभी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप और डिटेल से देखिए। तो ब्रीदिंग हमारी ओरल शुरू हो जाती है, और फिर अगेन वही लिप पॉस्चर, टंग पॉस्चर, जॉ पॉस्चर, सब गड़बड़, फेस गड़बड़, टीथ का अरेंजमेंट गड़बड़। फिर 8-10 साल की एज में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बच्चा कंसर्न हो गया, इसको दांत बाहर अच्छे नहीं लग रहे। स्पेशली दूध के दांत तक तो कोई पेरेंट्स लोड ही नहीं लेते, ये परवाह ही नहीं करते हैं कि दूध के दांत भगवान ने हमें बना के दिए, तो इतना मेहनत क्यों करा। और क्यों करा कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की एक स्पेशलिटी ब्रांच रखी जो कि सिर्फ काम ही करती है मिल्क टीथ के ऊपर। भाई हमारे पेशेंट्स का काम खत्म हो जाता है 4 साल 5 साल के बाद। आप इस फील्ड का मजा तो देखिए कि आपको बिना कोई प्रॉब्लम हुए ही आपके सारे प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, जल्दी प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन करना, यही तो हमारा काम है। इसीलिए तो हम आपके लिए यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें वो इंतजार नहीं करना है। अब हमें वो सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी कि तार लगवा लेंगे, दांत निकलवा लेंगे और फिर हम करा लेंगे। हम क्यों करें हमारे बच्चों के लिए? हमारे बच्चों के लिए हमने इसलिए थोड़ी बनाया है, बड़ा किया उनको, कि उनको आगे जाके हम प्रॉब्लम्स वाले ट्रीटमेंट दें। हम सर्जरीज हैं ऑप्शन, तो हम सर्जरीज कराएं। जबकि हम साइंस इतना डेवलप हो चुका है, हम बार बार ये बात रखते हैं, काउंसिल करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। स्पेशली इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में हम कम से कम अर्ली डायग्नोसिस पे फोकस करें, इंटरवेंशन पे फोकस करें, और धीरे धीरे हमारी समझ को नेक्स्ट जनरेशन में प्रिवेंटिव मोड पे ले जाए, ताकि जो बच्चे आज हम ट्रीट कर रहे हैं उनके बच्चे जब आएंगे तो वो इंटरवेंशन भी नहीं, करेक्शन भी नहीं, प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं फेशियल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। पेरेंट्स, कई बार हम बात करते हैं लेकिन उसको नजरअंदाज कर देते हैं। उनका मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है दांत में कैविटीज, दांत खराब हो गए, दांत सड़ गए, ये सब चीजें तो बहुत छोटी हैं। मैं खुद अपने पिछले 2 साल में अपनी प्रैक्टिस में काफी चेंजेस देख रहा हूँ, जहाँ पे कि अब कैविटीज फिल करना, ड्रिल करना, मेरे लिए कभी कभी लगता है कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है। इनसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें नजरअंदाज करने वाली नहीं है, नहीं तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बात फिर हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ब्रेस्ट फीडिंग की ही बात हो रही थी। तो ब्रेस्ट फीडिंग की बात में जो मेरी राय है, और जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर जॉन म्यू है, डॉक्टर कैल्विन है, इन सब की जब हम चीजें समझते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, देखते हैं, जो लर्निंग मिलती है और जो हम पेशेंट्स के लिए सही समझते हैं, उसमें राय जो बनती है वो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग आज जो है बड़ी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है। मैं कई बार देखता हूँ, हॉस्पिटल विजिट्स करता हूँ, बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी है। एक ही सिंपल सा केस है, मुझे न्यूनेटल टीथ के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब हम कैविटी एग्जामिन कर रहे थे तो मुझे उसमें लिप टाई भी दिखी और टंग टाई भी दिखी। मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा उनके पेरेंट्स और अटेंडर से, और मदर कोई नया नहीं था, उनका ये थर्ड बच्चा था। तो ऑल्दो शी वॉज नॉट न्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, उसे पता है ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं, लैच कैसे होता है, कैसे बच्चा सक करता है। जब मैंने उनसे डायरेक्टली जो कंप्लेंट थी उसको ना पूछते हुए सबसे पहले पूछा, 3 दिन से बच्चा फीड कैसे कर रहा है, आप उसे फीड कैसे करा रहे हैं? तो दे टोल्ड कि हम लोग स्पून से फीड करा रहे हैं।
मैंने क्या फीड करा रहे हैं, बोले हम ये फॉर्मूला फीड करा रहे हैं। मुझे बहुत शॉकिंग लगा, मुझे बहुत दुख भी हुआ कि जो एक छोटी सी चीज हमें जल्दी डायग्नोस कर लेनी चाहिए थी, उसकी लिप टाइट थी, वो प्रॉपर लैच नहीं कर पा रहा था बच्चा। पेरेंट्स बोलते जा रहे थे सिस्टर्स अटेंडर्स को वहां पे कि बच्चा ठीक से फीड नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन समझदार पेरेंट्स जब हमसे जुड़ते हैं तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। फिर उस बच्चे का हमने लिप टाई रिलीज भी करा, टंग टाई रिलीज भी करा, और नेटल टीथ था वो भी हटाया इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर। लेजर्स हम यूज करते हैं, ब्लडलेस, पेनलेस, स्टिचलेस। जैसे ही हम करते हैं विद इन मिनट्स वो बच्चा फीड करने लग जाता है अच्छे से, क्योंकि उसकी रिलीज हो जाती है। तो बात सिंपल सी ये आती है कि ये जब बात है, डॉक्टर बॉबी गहरी भी इस पे काफी बात करते हैं, उनकी भी हम चीजें काफी फॉलो करते हैं। डॉक्टर कटलो हैं, उनकी हम सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो जब इन सब चीजों को, रिसर्चेस को हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि छोटी छोटी जो डिफिकल्टीज हैं, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ मिलके एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को बतानी चाहिए, बात करनी चाहिए, निग्लिजेंसी हो जाती है। और मेन जो मुद्दे की बात आती है कि बच्चे ने क्या खाया, कितना खाया, लेकिन कैसे खाया, कैसे उसने पिया दूध, कैसे उसने फीड किया, इसके ऊपर बात की। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब सिर्फ कंसर्न ये होता है कि बच्चा गले से नीचे उसके पेट में चीजें चली जाए, कैसे चली जाए उसके ऊपर कोई बात नहीं। स्पून फीडिंग को ही ले लें, स्पून फीडिंग क्या कर रहे हैं हम, जल्दबाजी में फटाफट बच्चों को खिलाने के चक्कर में, लाड़ प्यार कह लें, कुछ भी कह लें, हमने बहुत अच्छा सा उपमा बनाया, हमने बहुत अच्छी सी खिचड़ी बनाई, और हमने उसको फीड करा दिया, उसमें ढेर सारा घी डाला, बटर डाला, जो हमने समझना है सारे न्यूट्रिएंट्स डाले, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कंसिस्टेंसी सही नहीं। क्योंकि हम क्या समझते हैं, न्यूट्रिशन का रोल सिर्फ सिर्फ डाइजेशन सिस्टम में जाना और उसको बॉडी को लगना, नहीं। उसके पहले हमारा ओरल कैविटी आती है, ओरल कैविटी के डेवलपमेंट में ये सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चीविंग इंपॉर्टेंट है, लेटरल टंग मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, स्वेलोइंग इंपॉर्टेंट है, करेक्ट स्वेलोइंग इंपॉर्टेंट है, पोस्चर इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीड के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप स्पून फीड कर रहे हैं छोटे बच्चों को, तो प्लीज बंद कर दीजिए। बहुत से बहुत स्पून फीडिंग आपने साल भर के बच्चे तक करानी है, उसमें भी बस प्यूरो वाली, उसमें भी आपको हार्ड फूड इंट्रोड्यूस करना है। उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के बारे में। इसमें भी बड़े कंफ्यूजन है, पीडियाट्रिक डाइटिशियंस भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें हैं। बीइंग ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, जब हम इन सब चीजों को फंक्शन से लेके जोड़ते हैं, देखिए हमारा तो मेन काम है कि जॉ डेवलप हो, है ना, हम उसी के लिए यहाँ तक पीछे मुड़ के आए कि भैया ये चीजें हो क्यों रही, प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हो रही, कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमें पता करनी है कि यार प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बच्चे फीड करा रहे, स्पून से फीड कर, अरे स्पून से फीड करा रहे, बच्चा सिर्फ कंटिन्यूस स्वेलोइंग कर रहा है, बोलस स्वेलोइंग तो कर ही नहीं रहा है, तो उसकी स्वेलोइंग पैटर्न तो बनेगा ही नहीं, कभी वो सकलिंग ही करता रहेगा। जब सकलिंग करता रहेगा तो टंग पॉस्चर्स नहीं बनेंगे, लिप सील नहीं बनेगी, फिर वही सारी चीजें, दांत टेढ़े मेढ़े, बच्चा स्लीप एपनियाज में जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियाज में जाएगा, फेस सही से डेवलप नहीं होगा, लॉन्ग नेरो फेस होगा। फिर हम भागेंगे डॉक्टर के पास कि सर फेस का कुछ करेक्शन होना चाहिए, बच्चा सुंदर नहीं दिख रहा है, बच्ची सुंदर नहीं दिख रही है। देखिए हम सब, भगवान ने हमें सारे फंक्शंस के साथ भेजा है, सब हार्मोनी में रहते हैं, तो हमें कोई चेंजेस नहीं आते। देखिए इतनी सारी ह्यूमन डाइवर्सिटीज हुई है, हमने हमारे रहने खाने पीने सबका तरीका सबका अलग अलग, हमारे हिंदुस्तान में विविधताएं बहुत सारी है, सब जगह खान पीन अलग है, रहन सहन अलग है, जलवायु अलग है, सब चीज अलग। तो इनका असर कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर पड़ा है ना। तो उनमें ये फीड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट दुख करने वाली बात ये आ जाती है जब हम हिस्ट्री लेते हैं फीडिंग के बारे में, कि आपने कब तक अपने बच्चे को फीड कराया, तो एज एन एवरेज सुनने में आता है 6 महीना। क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात बैठी है कि एक्सक्लूसिव 6 महीने फीड कराना है, उसके बाद बच्चे को टॉप फीडिंग के ऊपर लाना है, और सीधा सीधा उसको फॉर्मूला फीड और इनके ऊपर बहुत सारी मार्केटिंग के साथ हम लोग इनमें सब जुड़ जाते हैं, हमारे बच्चे के लिए शायद ये अच्छा हो, ये अच्छा हो। नहीं,
ब्रेस्ट फीडिंग न्यूट्रिशन के लिए तो 6 महीने तक अपने लिए जरूरी है ही है, पीडियाट्रिशियन और डॉक्टर्स की सलाह बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद जो एक्सरसाइज मायोफंक्शनल थेरेपी है, ये बहुत अच्छी मायोफंक्शनल थेरेपी नेचुरल है, ये बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग करती है। बच्चा जब साइकोलॉजिकल स्टेजेस में डेवलपमेंट करता है तो उसको ये सारी चीजें एक अटैचमेंट देती है, उसे ट्रस्ट फील होता है, तो साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है। ब्रेस्ट फीडिंग कितनी हुई है, कितने तरीके से हुई है, कैसे हुई है, इसका साइकिक डेवलपमेंट पे भी बड़ा असर है, रिसर्चेस सब कहती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर फोकस करें। बहुत ही बुरा लगता है जब हम एवरेज देखते हैं कि 6 महीने, साल भर से बाहर तो शायद 1 या 2% कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि फीड करा रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं बोलता है। इट मे बी ड्यू टू सम प्रोफाइल ऑफ वर्क ऑफ लेडीज जो हमारी नई मॉम्स हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें दिन में 1 बार 2 बार आप उन्हें फीड जरूर दें। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, भगवान ने बहुत अच्छा फंक्शन हमारे लिए दिया है बच्चों की फेस ग्रोथ के लिए। आपको कुछ भी कहीं पे भी भागना नहीं पड़ेगा, है ना। हम लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर लेटरल टंग मूवमेंट्स नहीं है तो बच्चा टंग दांतों पे से खाना भी सही से क्लीन नहीं कर पा रहा है, और खाना क्लीन नहीं कर पा रहा है तो कैविटीज हो रही है। सब एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है, नजरअंदाज ना करें। मेरी इन बातों को बहुत समझदारी से लें, कंफ्यूजन है, रिसर्च इस पे करें, बात करें और खुल के सामने आए, इसको नजरअंदाज ना करें। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि फीडिंग जो है वो बहुत शॉर्ट होती जा रही है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि हम बहुत सारे वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं कि टंग का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग जो है हमारे पैलेट के ऊपर चिपकी हुई होनी चाहिए, है ना। जिनके छोटे बच्चे जो फीड कर रहे हैं अभी, या जो भी अपने छोटे बच्चे भी हैं, आज एक जरूर काम करिएगा, जब वो सो जाए अच्छी गहरी नींद में, तो जो चिन्ह है इसको आप गिरा के देखिए। जब आप चिन्ह गिरा के देखेंगे तो टंग कहाँ है, ये देखने वाली बात है। क्या ऊपर तालू पे चिपकी हुई है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। क्या वो दांतों के बीच में ऐसे लटकी हुई है तो जरूर चिंता करने की बात है। एक दिन भी नहीं गंवाना है, सीधा कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करिए, अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से बात करिए। आप कहीं पे भी, हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए। ये सिंपल चेक टूल्स हैं, चेकलिस्ट है, ये रेड फ्लैग्स हैं, इनको हमें बहुत जल्दी देखना है, समझना है। अब जब टंग पोस्चर ठीक से नहीं है तो हम, हमारी ब्रीदिंग हो गई, हमारी और फंक्शंस हो गए, वो गड़बड़ हो गए। स्पून फीडिंग पे वापस आते हैं। जैसे कि हम अधिकतर जो मदर्स अगर इस वीडियो को सुन रही हैं, तो हमने प्योरे बनाया, हमने उपमा जैसी कंसिस्टेंसी बनाई, हमने स्पून लिया। जब स्पून लिया तो हमने क्या करा, उसको स्कूप किया। बच्चा तो अभी फीड कर रहा था, उसको सकलिंग पता है, अभी उसको स्वेलोइंग नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव प्रेशर लगाएगा और उसे दूध जैसा अंदर खींचने की कोशिश करेगा। टंग का कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ टंग ने उसको प्रेशर करके पीछे ले लिया। तो बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, उसको सक कर रहा है। ठीक है, जब सक कर रहा है और आसपास लिप्स के आसपास जो खाना लगाया, आप क्या करते हैं, स्पून से उसको लेते हैं और वापस अंदर डाल दिए। तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि खाने को चबाना नहीं होता है, उसे सिर्फ अंदर सक करना हो। देखिएगा जब आप बच्चों को फीड करा रहे हैं, डेफिनेटली 80% 90% जो 1 साल 2 साल के बच्चे हैं, आपको ये चीज जरूर समझ में आए। बच्चा सिर्फ खाने को सक कर रहा है, जैसे वो दूध को सक कर रहा था, बट दूध और खाने की कंसिस्टेंसी में फर्क है। इसीलिए बच्चे उपकियां लेते हैं, उल्टियां निकालते हैं, धनिया पत्ती या कुछ भी ऐसा छोटा सा ऐसी हार्ड कंसिस्टेंसी का आ जाता है तो पूरा का पूरा निवाला बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनको अभी तक प्रैक्टिस तो हुई नहीं च्यूइंग करने की, लेटरल टंग मूवमेंट्स तो आपने सिखाए नहीं उनको। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और हम कहीं ना कहीं इन सब की खामियाजा बच्चे को आगे जाके लाइफ में देने वाले हैं। वो सीवियरिटी टू सीवियरिटी केसेस में स्लीप एपनियाज भी हो सकता है, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डेफिशिएंट सिंड्रोम भी हो सकता है, साइकिक डेवलपमेंट भी हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन होना, बच्चे एक जगह बैठना नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी, फंक्शंस रिस्टोर्ड नहीं है, पोस्चर सही नहीं है, फेशियल टेंशन है, सब कुछ है। इन सब के बारे में बात करेंगे, सब टेक्निकल वर्ड्स है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। बस इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ताकि कोई सी को क्वेश्चंस रहे तो वो इनके बारे में और डिटेल पढ़ सके। आपने बस इन छोटी छोटी चीजों को देखना है, स्पून फीडिंग कैसे करा रहे हो, वैसे तो करानी नहीं है, ठीक है, आप आराम से अपने हाथ से दीजिए,
आप जब निवाला खिलाते हैं, बस आप यहाँ छोड़ देते हैं, वो आपको शक नहीं करता है, आप उसके मुंह में रख देते हैं, वो फिर लेता है। जो बच्चे स्पून फीड कर रहे हैं अभी भी, 1.5 2 साल 3 साल के हैं, अभी भी स्पून फीड ही कर रहे हैं, उनको आप कल एक छोटा सा नेवाला उसी का घुटा पीसा अगर देंगे तो वो सैलो नहीं कर पाएंगे, वो उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं च्यूइंग कैसे होती है, उन्हें तो सिर्फ सक करना आता है। तो ये बिल्कुल अपने को बंद करना है, इसके बारे में आप मुझसे और बात करिए और क्लिनिक पे आप बात करिए। अभी हम टेली कंसल्टेशन के साथ ये चीजें कर पा रहे हैं, जरूर करिए, इनको नजरअंदाज ना करें।